अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया था और फोटोन को डिस्कस किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इस यूनिट के अंदर है दैट इज कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन्स इफेक्ट को और पे प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ये एक तरह के हम वो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो सेफ साइड पे कवर करेंगे, ताकि हमें इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता हो। बाकी इंशाल्लाह आज आपका एक काउंसलिंग सेशन भी हमने रखा हुआ है, जिसमें जो रीसेंट अपडेट्स हैं पीएमसी पीएमडीसी उसकी बात भी हम करेंगे। आप लोग लाइव कॉल कर सकेंगे उस सेशन में, क्लासेस के बाद वो सेशन होगा। तो जो आपके क्यूरीज हैं वो भी काफ़ी हद तक हम उसके आपको आंसर देंगे। इसके अलावा इस लास्ट टाइम पे किस तरह से तैयारी करनी है इसके आंसर भी आप लोगों को मिलेंगे, और जो टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जो जो माइंड में आपके क्वेश्चन है उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कवर करें, ताकि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, ताकि लास्ट टाइम पे आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो टाइम इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कि उसका टाइम क्या होगा। उसमें फिज़िक्स, मैथ, बायो और हमारी कोशिश है कि केमिस्ट्री और इंग्लिश इन सर को भी हम शामिल करें। इंग्लिश के सर तो कंफर्म है, हमारी कोशिश होगी कि हम केमिस्ट्री वाले सर को भी शामिल करें, और अगर लॉजिकल रीजनिंग वाले सर अवेलेबल हुए तो हम उनको भी ऑनलाइन लेंगे, ताकि सब आप लोगों को बेहतर गाइड कर सकें। टाइमिंग का आपको बता दिया जाएगा, वो आप ग्रुप में हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या टाइमिंग है। दैट इज कॉम्पटन्स इफेक्ट। इसको कॉम्पटन्स इफेक्ट के अलावा कॉम्पटन्स स्कैटरिंग भी कहा जाता है। कल जब हमने इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर की बात की थी, तो हमने वहाँ पर डिस्कस ये किया था कि हमारे पास जो इंटरेक्शन होती है मैटर की रेडिएशन के साथ, वो डिपेंड कर रही होती है रेडिएशन की एनर्जी के ऊपर। मतलब रेडिएशन की एनर्जी अगर हमारे पास ज़्यादा है तो पेयर प्रोडक्शन है, अगर एनर्जी कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और अगर एनर्जी इंटरमीडिएट है तो फिर एक्सरे प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है। तो कॉम्पटन्स इफेक्ट या जो कॉम्पटन्स स्कैटरिंग है, हमारे पास इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास अगर जो रेडिएशन की एनर्जी है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर हो और हमारे पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेसर हो, तो फिर हमारे पास कॉम्पटन्स इफेक्ट होता है। और जब हम बात करें कि हमारे पास ये एनर्जी किस रेडिएशन की है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो रेडिएशन ये फिनोमेना शो करती है वो एक्सरेज है, मोस्ट प्रोमिनेंट। और अगर एक्सरे के अलावा पूछा जाए कि एक्सरे के अलावा कौन सी रेडिएशन ये प्रोड्यूस कर सकती है दैट कैन प्रोड्यूस कॉम्पटन्स स्कैटरिंग, तो हमारे पास गैमा रेज आएंगी। तो ये बात याद रखिएगा कि स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली ये फिनोमेना प्रोड्यूस करेगा वो एक्सरेज होंगी, लेकिन एक्सरेज के अलावा वो कौन सी रेडिएशन है जो ये फिनोमेना प्रोड्यूस कर सकती हैं, वो हमारे पास गैमा रेज है। अब कॉम्पटन्स इफेक्ट है क्या? कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हमारे पास एक ऐसा टारगेट यूज किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होते हैं। ग्रेफाइट इसमें एग्जांपल ली जाती है कि ग्रेफाइट टारगेट है, लेकिन टारगेट ऐसा होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड हो, ताकि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करें तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर स्कैटर कर सके। तो ग्रेफाइट टारगेट हमारे पास है। इसके अलावा एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब का जो पर्पस है वो आपको पता है कि यहां से हम एक एक्सरे जो बीम है उसको प्रोड्यूस करेंगे, और इस एक्सरे बीम को हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे इस टारगेट के ऊपर। इसको बल्कि हम ड्रॉ नहीं करते, सिंपल मैं यहां मेंशन कर देता हूं एक्सरे ट्यूब। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज होती है? इसके अलावा हमारे पास डिटेक्टर होता है और एक स्केल होता है। एक स्केल हमारे पास होगा जहां पर जिस एंगल के ऊपर स्कैटरिंग होती है उसको मेजर किया जाता है, और वहां पर हमारे पास प्रेजेंट होता है डिटेक्टर, जो क्या करेगा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को और उसके अलावा स्कैटर्ड रेडिएशंस को डिटेक्ट कर रहा होगा। तो डिटेक्टर, और इसके अलावा हमारे पास क्या है? हमारे पास एक स्केल। अब फिनोमिना आप लोगों को मैं रिवाइज करवा दूं कि क्या चीज किस तरह से होती थी। हमारे पास एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज को प्रोजेक्ट किया जाता था उस लूजली बॉन्ड टारगेट के ऊपर। इस एक्सरे की जो वेवलेंथ है इसको हम इंस्टेंट वेवलेंथ का नाम देंगे लैम्डा आई। हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी, और जो इसकी एनर्जी है वो ई आई।
अब होगा ये कि हमारे पास जब फोटॉन्स को थ्रो किया जाएगा इस टारगेट के ऊपर, तो टारगेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब टारगेट जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एनर्जी यूटिलाइज कहां पर होगी? उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद फ्री होकर स्कैटर करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और इलेक्ट्रॉन एक एंगल के ऊपर स्कैटर कर गया। अब जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की थी उसमें से कुछ एनर्जी का हिस्सा इलेक्ट्रॉन ने अगर यूटिलाइज कर लिया तो बाकी हमारे पास जो एनर्जी है वो कम है। बाकी जो एनर्जी है वो क्या है? वो हमारे पास कम है। तो वो एनर्जी हमारे पास अगर कम होगी तो इसका मतलब वहां से जो एक्सरेज हमारे पास स्कैटर कर रही होंगी उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वो ज्यादा हो जाएगी। इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि आपने एक्सरे बीम को थ्रो किया लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो टारगेट है उसके ऊपर, टारगेट में से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गया। अब जो बाकी एनर्जी एक्सरे की बची वो पहले से क्या हो गई? कम हो गई। कि लेट से आपने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, उस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने यूटिलाइज कर ली, तो बाकी एनर्जी हमारे पास है 65। अब एनर्जी अगर पहले से कम हो गई तो एनर्जी का वेवलेंथ से ताल्लुक क्या है? इनवर्स। तो जो वहां से एक्सरेज हमारे पास स्कैटर करेंगी, जो स्कैटर्ड एक्सरेज होंगी उनकी वेवलेंथ पहले से क्या हो जाएगी? वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो फिनोमेना है कि जहां पर जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ इंस्टेंट वेवलेंथ से ज्यादा होती है, और अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो एनर्जी है वो पहले से क्या हो गई है? कम हो गई है। इसे नाम दिया जाता है कॉम्पटन्स स्कैटरिंग का, या इसको नाम दिया जाता है कॉम्पटन्स इफेक्ट का। और ये चीज ऑब्वियस है कि जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की अगर उसमें से कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो गई तो बाकी एनर्जी ने पहले से कम हो जाना, और एनर्जी ने अगर पहले से कम होना है तो वेवलेंथ ने पहले से ज्यादा हो जाना है। तो इस बात को अगर मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूं तो हमारे पास आपको आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है कि व्हाट इज कॉम्पटन्स इफेक्ट या कॉम्पटन्स स्कैटरिंग। इट इज अ फिनोमिना इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। एक ऐसा फिनोमिना है जहां एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है। कब इंक्रीज करती है? व्हेन दे आर स्कैटर्ड, जब वो स्कैटर करती हैं फ्रॉम अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से, और वो इलेक्ट्रॉन किसका हिस्सा है? वो एक टारगेट का हिस्सा है। अब यहां पर कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इस टारगेट के बगैर एक्सरे की प्रोडक्शन हो सकती है? तो आंसर होगा नो, क्योंकि जब तक हमारे पास एक्सरे फोटॉन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, किस तरह से स्कैटर्ड एक्सरे की हमारी वेवलेंथ ज्यादा हो सकती है। तो याद रखिएगा कि यहां पर टारगेट के बगैर हमारे पास ये चीज पॉसिबल नहीं है कि टारगेट का होना जरूरी है, और टारगेट भी ऐसा जहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ले ले और खुद भी स्कैटर हो जाए और स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ भी पहले से इंक्रीज हो जाए। तो क्या इफेक्ट हमने देखा कि कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हो रहा है? कॉम्पटन इफेक्ट में ये हो रहा है कि हमारी जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है इंस्टेंट वेवलेंथ से। इसके अलावा हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कम हो रही है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो हमारी एनर्जी भी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली जो स्कैटर्ड एक्सरे फोटॉन है उसका मोमेंटम भी पहले से क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो ये तमाम रिजल्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर। अब कितनी वेवलेंथ चेंज हुई जब कॉम्पटन इफेक्ट हुआ या कॉम्पटन स्कैटरिंग हुई? तो कितनी वेवलेंथ चेंज हुई? इस वेवलेंथ के चेंज को नाम दिया जाता है कॉम्पटन शिफ्ट का। जो वेवलेंथ में चेंज होता है उसको नाम दिया जाता है कॉम्पटन शिफ्ट का। कॉम्पटन शिफ्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा लैम्डा से, और ये क्या है? ये बेसिकली डिफरेंस है स्कैटर्ड और इंस्टेंट वेवलेंथ का। ये जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है और इंस्टेंट वेवलेंथ है उसका डिफरेंस अगर फाइंड कर लिया जाए देन दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। ये कॉम्पटन शिफ्ट किसके इक्वल है? इसका फार्मूला तो डेल्टा लैम्डा जो लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये हमारे पास फार्मूला है कॉम्पटन शिफ्ट का जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं। इस फार्मूला के अंदर ये जो एच ओवर एम नॉट सी है, ये जो एच ओवर एम नॉट सी, इस एच ओवर एम नॉट सी को नाम दिया जाता है कॉम्पटन वेवलेंथ का। ये कांस्टेंट फैक्टर है क्योंकि एच प्लैंक कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, एम नॉट
एम नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 9.1 10⁻³ तो ये चीज आपको आइडिया होनी चाहिए कि एम नॉट ये फोटोन का रेस्ट मास नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है? दैट इज 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू यहां पर आती है वो क्या आती है? 2.43 10⁻12 मीटर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और 10⁻12 मीटर को पीको भी कहा जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 2.43 पिकोमीटर। तो यानी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये कि आपको एंगल दिया जाए और उस एंगल से आप लोगों ने फाइंड करनी हो कि कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या है। इसके अलावा जो यहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्या है कि अगर मैं यहां से स्कैटर्ड वेवलेंथ का फार्मूला फाइंड करूं तो स्कैटर्ड वेवलेंथ इक्वल आएगी इंस्टेंट वेवलेंथ, ये नेगेटिव, राइट पे जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और प्लस H/m0c × 1 - cos ऑफ थीटा। तो दो तरह के न्यूमेरिकल हमारे पास इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, एक जिसमें एंगल देखकर कॉम्पटन शिफ्ट पूछा जा सकता है और एक जिसमें हमारे पास इंस्टेंट वेवलेंथ भी गिवन हो और आपसे स्कैटर्ड वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए। कुछ आगे वैल्यूज के साथ मैं बताऊंगा भी कि इनके आंसर्स क्या आते हैं। पहले कुछ फार्मूलाज और बात कर लें। इसके अलावा इसका फार्मूला क्या है? हम इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो C = f लैम्डा से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि हमारे पास अगर C f लैम्डा के इक्वल है तो लैम्डा किसके इक्वल होगा? वो C/f के इक्वल होगा। तो सॉल्व करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख रहा हूं, यह आएगा 1/fs। जो C है वो बेसिकली आपके पास राइट साइड पे चला गया, या आप कह सकते हो कि पूरी इक्वेशन को आपने क्या किया? C से डिवाइड कर दिया, तो जो ऊपर वाला C वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/fs इज इक्वल टू 1/fi प्लस, और वो जो C आपने ओवरऑल डिवाइड किया उसने इसको C² बना दिया और साथ आ गया 1 - cos ऑफ थीटा। इसी फार्मूला को आप एनर्जी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि E किसके इक्वल है? HF के। तो F को आप रिप्लेस कर सकते हो E/h से। तो ये फार्मूला जब आप सॉल्व करोगे और H को सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को आप क्या करोगे? H से डिवाइड करोगे, तो फार्मूला आपके पास आएगा 1/ES इज इक्वल टू 1/EI, और ये H कैंसिल हो जाएगा 1/m0c² × 1 - cos ऑफ थीटा। तो ये तीनों फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी, और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी। अब नेक्स्ट बात यहां पर आ जाती है कि हमारे पास डिफरेंट एंगल्स के ऊपर कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या है। डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो कॉम्पटन शिफ्ट है उसकी वैल्यू क्या है, और किस एंगल के ऊपर कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होगा और किस एंगल के ऊपर जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो मिनिमम होगा। अब कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला आपके पास है H/m0c × 1 - cos ऑफ थीटा। मेरा आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन है, बताएं किस एंगल के ऊपर जो कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास होगा मैक्सिमम होगा, या मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, किस एंगल के ऊपर जो कॉम्पटन शिफ्ट होगा वो मैक्सिमम होगा? 0 पे, 60 पे, 90 पे, 180 पे? 180 पे आपके पास मैक्सिमम होगा, बिल्कुल 180 पे मैक्सिमम आएगा, क्योंकि 180 पर जब आप यहां वैल्यू पुट करोगे तो cos 180 -1 हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव। आपका कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के डबल हो जाएगा। कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के डबल हो जाएगा। अब ये डिफरेंट जो एंगल्स हैं इनकी बात करते हैं वन बाय वन कि हमारे पास इन एंगल्स के ऊपर रिजल्ट क्या आएगा। कि फर्स्ट करो आपके पास एंगल 0 है। अब एंगल 0 का मतलब यह है कि हमारे पास फोटोन स्ट्रेट पास कर गया। अगर फोटोन स्ट्रेट पास कर गया इसका मतलब किसी भी तरह का शिफ्ट नहीं है। तो 0 डिग्री के ऊपर अगर आप रिजल्ट को देखते हैं कि रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, तो आप कहोगे डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1 है
और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो कॉम्पटन शिफ्ट 0, और कॉम्पटन शिफ्ट 0 का मतलब है कि स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंस्टेंट वेवलेंथ इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास इस फार्मूला के अंदर जो एंगल हो वो 30 डिग्री हो तो फिर क्या होगा, वो आप कर सकते हो। मैं उस पर यहां पर इतना चलें 30 कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब 30 डिग्री का मतलब यह है कि हमारे पास फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन यहां से स्कैटर हुआ और एक्स रेज 30 डिग्री के ऊपर स्कैटर कर गई। ये आपके पास एंगल जो है ये 30 डिग्री है। अब cos 30 की वैल्यू पता होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बताओ cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है? cos 30 हमारे पास होता है √3/2 और √3/2 होता है 0.866। तो यहां से 1 में से 0.866 माइनस करो, बताओ क्या आएगा। जब cos 30 को 0.866 यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 1 में से 0.866 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा 0.134। क्या आएगा, 0.134। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल आएगा 0.134 टाइम्स H/m0c। अब H/m0c की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। अगर आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो, यहां पर H/m0c की वैल्यू पुट कर दो जो कितनी है 2.43, तो आपने बेसिकली इसको 2.43 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आएगा 0.32562 और 7 10⁻⁻12 है। जब इसको सॉल्व करके आप लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर होगा 3.2 और डेसिमल के मूव करने से वो -12 से -13 बन जाएगा। एक और एंगल की बात करते हैं। अगर हमारे पास ये एंगल 45 डिग्री हो तो फिर क्या होगा। अगर एंगल 45 डिग्री हो तो क्या होगा, तो cos 45 0.707 होता है। तो अब 1 में से आपको 0.707 को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो 1 में से जब आप 0.70 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0.3 आएगा, तो आपके पास डेल्टा लैम्डा यहां पर आ जाएगा 0.3 टाइम्स कॉम्पटन्स वेवलेंथ। अब कॉम्पटन्स वेवलेंथ के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, कॉम्पटन्स वेवलेंथ हमारे पास है 2.43, तो आपका रिजल्ट जो बनता है वो क्या बनेगा 7.3 10⁻⁻13 मीटर। तो आप एक चीज देख रहे हैं, एंगल के बढ़ने के साथ साथ कॉम्पटन्स शिफ्ट बढ़ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री हो तो क्या होगा, cos 61/2 होता है, cos 61/2। तो 1 में से 1/2 मतलब जो कॉम्पटन्स शिफ्ट होगा वो कॉम्पटन्स वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है किस एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन्स वेवलेंथ का हाफ, तो वो आपका 60 डिग्री है और 60 2.43 का हाफ करोगे तो ये आपके पास आएगा 1.2 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट एंगल, अगर ये आपके पास एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फिर 90 डिग्री का मतलब ये होगा कि हमारे पास एक्सरेज आएंगी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के ऊपर स्कैटर कर जाएंगे। अब 90 डिग्री के ऊपर अगर हम फाइंड करें तो cos 90 0 है, तो 90 पर कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन्स वेवलेंथ के इक्वल आएगा। तो ये बात आपको डायरेक्ट भी पता होनी चाहिए किस एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री, और आंसर होगा 2.43 10⁻⁻12 मीटर। लास्ट एंगल जिसकी बात मैंने स्टार्ट की थी कि किस एंगल के ऊपर ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो 180 डिग्री है, और 180 डिग्री का मतलब होगा कि एक्सरे बाउंस बैक कर जाएंगे। एक्सरे क्या करेंगी, एक्सरे हमारे पास बाउंस बैक कर जाएंगे, क्योंकि जब बाउंस बैक करेंगी तभी हम कहेंगे कि हमारा एंगल 180, cos 180 -1 नेगेटिव पॉजिटिव, कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन्स वेवलेंथ के डबल हो जाएगा। तो क्या इसकी वैल्यू आएगी 4.86 10⁻⁻12 मीटर। तो ये आपके पास डिफरेंट एंगल्स के ऊपर कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वही एंगल आपसे पूछा जाता है जो आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने वही एंगल आपको लिखे जो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व होते हैं, और जो आंसर आपके पास 90 डिग्री पर आएगा वही आपके पास आंसर 270 डिग्री पर आएगा, और जो आंसर आपका 0 डिग्री पर आएगा वही आपका आंसर 3
60 डिग्री पर भी आएगा। लास्ट पॉइंट कॉम्पटेंस शिफ्ट के हवाले से, कॉम्पटेंस स्कैटरिंग के हवाले से, कि हमारे पास कौन कौन सा लॉ यहां पर कंजर्व रहता है। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, ये दोनों हमारे पास कंजर्व रह रहे होते हैं। एनर्जी भी कंजर्व है क्योंकि जो एनर्जी फोटोन की थी वो ट्रांसफर हो गई इलेक्ट्रॉन में और बाकी एक्सरे स्कैटर हो गई, और इसी तरह से जो मोमेंटम है वो भी हमारे पास फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पार्शली ट्रांसफर हुआ। तो ओवरऑल एनर्जी और ओवरऑल मोमेंटम हमारे पास क्या रहता है, कंजर्व रहते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास था कॉम्पटेंस इफेक्ट, कॉम्पटेंस स्कैटरिंग। तो न्यूमेरिकल आए, तो अगर आपको कॉम्पटेंस वेवलेंथ की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यूज पता है, तो आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका मोमेंटम कंजर्व है। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो कोलिजन आपके पास इलास्टिक होता है। और ये कोलिजन बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के हैं। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या है जिस बारे में आप पूछना चाह रहे हो, तभी इसका एग्जैक्ट आंसर भी होगा। लेकिन ओवरऑल हम मोमेंटम और एनर्जी को कंजर्व मानते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो अगर आपके पास है तो वो पूछें, बेहतर आप आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट ब्रीफली हम बात करने लगे हैं पेयर प्रोडक्शन की। और पेयर प्रोडक्शन को रिवर्स हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन के रिवर्स को हम मैटर एनिलेशन का नाम देते हैं या एनिलेशन ऑफ मैटर का नाम देते हैं। और पेयर प्रोडक्शन के बारे में एक और भी नाम यूज होता है और वो क्या है, दैट इज मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हमारे पास है कि जो एनर्जी है वो हमारे पास मटेरियल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही होती है। अब क्या है पेयर प्रोडक्शन, आप लोग जानते हो कि पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस यूज किया जाता है और हैवी न्यूक्लियस का जो पर्पस होता है वो बेसिकली रिटार्डेशन होता है। और यहां पर भी हैवी न्यूक्लियस के बगैर ये फिनोमेना नहीं होता। तो एक हैवी न्यूक्लियस जिसका काम बेसिकली गैमा रेस में रिटार्डेशन को प्रोड्यूस करना होगा, हम इस हैवी न्यूक्लियस के ऊपर गैमा रेस को थ्रो करते हैं, हमारे पास गैमा रेस में रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है। अब एक बात आप लोग जानते हो कि फोटोन रेस्ट पे नहीं रह सकता, बाय नेचर फोटोन कभी भी रेस्ट पे नहीं होता। तो जब यहां गैमा रेस की रिटार्डेशन की जाएगी तो गैमा रेस अगर रेस्ट पे नहीं रह सकते तो होगा क्या, नेचुरली हमारे पास वो गैमा रेज अपनी एग्जिस्टेंस को चेंज करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। जैसे आप कहते हो कि किसी जगह पर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल इकट्ठे नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, वो दोनों अट्रैक्ट होंगे, एनिलेट होंगे, कंबाइन होंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह गैमा रेज फोटोन है वो रेस्ट पे नहीं रह सकते और रेस्ट पे लेकर आने की जब कोशिश करोगे तो वो अपने आप को मटेरियलाइज कर लेंगे। मटेरियलाइज करने का मतलब होगा कि वो अपने आप को पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट करो यहां पर जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल आपके पास वो पॉजिट्रॉन। अगर प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा तो उसका जो एंटी पार्टिकल होगा दैट विल बी एंटी प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन डेवलप हो गए। अब होता यह है कि इन दोनों ने दोबारा कंबाइन हो जाना है, तो इन दोनों को कंबाइन होने से बचने के लिए आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करते हो। और वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है उसका पर्पस ये कि जैसे ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हों आप उनको अट्रैक्ट कर लो। और जब उनको अट्रैक्ट करोगे तो वो किसी स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी से उन मेटेलिक प्लेट्स की तरफ या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे और ये उन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की एनर्जी होगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह राइज होता है कि कम से कम फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस करना चाहते हो
तो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मैस है वो आपको पता है 9.1 10⁻³ है। तो इस फार्मूला से अगर इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी फाइंड की जाए तो वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सिर्फ चार्ज की पोलैरिटी का फर्क है, मैस और चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की सेम है। तो अगर तो अकेला इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुए तो दोनों की अगर मैं रेस्ट मैस एनर्जी को ऐड करूंगा तो 0.51 प्लस 0.51 ये कितना आएगा 1.02। दैट मीन्स कम से कम हमें जो गैमा रे की एनर्जी चाहिए कम से कम वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तब जाकर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। और अगर हम चाहते हैं कि वो मूव भी करें, उनके अंदर सरप्लस एनर्जी हो कि वो मूव कर सके, पहले केस में तो हमारी काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी, आपने बस उतनी एनर्जी दी जिससे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तो फिर याद रखिएगा, फिर उस पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वो आपके पास नॉन जीरो होगी, जिससे वो उन प्लेट्स की तरफ एक्सेलेरेट कर जाएंगे। तो क्या चीज हमें समझ आई कि पेयर प्रोडक्शन क्या है? पेयर प्रोडक्शन को हम लिख सकते हैं कि पेयर प्रोडक्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है? ये प्रोसेस है प्रोडक्शन का। किस चीज की प्रोडक्शन का? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की। कहां से? एक हैवी न्यूक्लियस है, और यहां पर हैवी न्यूक्लियस के अंदर से प्रोड्यूस नहीं होता। उस हैवी न्यूक्लियस का काम सिर्फ और सिर्फ उस गैमा रेस के अंदर रिटार्डेशन को प्रोड्यूस करना होता। तो कहां से प्रोड्यूस होगा? बल्कि इस चीज को मैं चेंज कर देता हूं ताकि आप इसको कंफ्यूज ही ना हो कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का प्रोड्यूस होना हाई एनर्जी गैमा रे फोटॉन से, और क्या चीज वहां प्रेजेंट होनी चाहिए? इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का होना लाजमी है पेयर प्रोडक्शन के लिए? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होना लाजमी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ और सिर्फ रखा जाता है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोबारा से एनिलेट ना कर दें, कंबाइन ना हो जाए। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी हो तब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस जरूर होंगे। तो कंडीशंस अब आपके सामने जो आपने पढ़ी उसके मुताबिक अब इसकी इक्वेशन को आप लिख सकते हो कि अगर मैं कहता हूं कि हमारी फोटोन की एनर्जी HF जो फोटोन प्रोवाइड हमने किया वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एग्जैक्टली इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि उन पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी। इसके मुताबिक इक्वेशन क्या बनेगी? HF इज इक्वल टू रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लस रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ एंटी पार्टिकल, और आप लिख सकते हो कि दैट इज इक्वल टू 2m0c²। और दूसरी कंडीशन कि अगर आपके पास फोटोन की जो एनर्जी है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि अब उन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि ये तो एनर्जी फिक्स है, ये तो चाहे एनर्जी एग्जैक्टली 1.02 है या उससे ज्यादा है, इसने चेंज नहीं होना। तो फिर जो चेंज होगा वो ये होगा कि इस पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के रेस्ट मैस एनर्जी के अलावा अब उन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर ऐड हो जाएगी। कि अगर फर्ज करो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो ऐड हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं HF इज इक्वल टू 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अगर आप यहां पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन प्रोड्यूस करना चाहते हो तो क्या आपको एनर्जी 1.02 से ज्यादा देनी पड़ेगी या 1.02 से कम देनी पड़ेगी? अगर आप यहां पर प्रोड्यूस करना चाहते हो प्रोटॉन को और एंटी प्रोटॉन को तो एनर्जी आपको 1.02 से ज्यादा देनी पड़ेगी या 1.02 से कम देनी पड़ेगी? बिल्कुल ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन का रेस्ट मैस ज्यादा है 1836 टाइम्स,
तो प्रोटॉन का अगर रेस्ट मास ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली हमें ओवरऑल एनर्जी उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा लॉ यहां कंजर्व रहता है? तो याद रखिएगा यहां पर एनर्जी और मोमेंटम के अलावा आपके पास चार्ज भी कंजर्व रहेगा कि ओवरऑल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल अगर प्रोड्यूस हुए तो नेट चार्ज कितना है? जीरो। फोटॉन भी न्यूट्रल और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मिलाकर चार्ज भी क्या होगा? वो जीरो आएगा। तो ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम, एनर्जी और चार्ज ये आपके पास ओवरऑल क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। नेक्स्ट चीज, टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे पूरा का पूरा, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, जिसके बारे में बस जो पॉइंट है वो याद रख लें। और वो पॉइंट ये है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन या मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी वो क्या है? दैट इज एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या होगा? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कंबाइन होंगे और किसी भी तरह की एनर्जी आपको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, वो खुद एक्सेलेरेट होंगे और ऑटोमेटिकली आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होने से क्या होगा? वहां पर हमारे पास गैमा रेस प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहां पर यह पूछा जाता है कि दो फोटॉन प्रोड्यूस क्यों होते हैं, एक सिंगल फोटॉन प्रोड्यूस क्यों नहीं होता? तो उसकी बड़ी आसान सी रीजन है। वो रीजन ये कि पहले पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो अगर मैं टोटल मोमेंटम फाइंड करूंगा बिफोर एनिहिलेशन तो वो टोटल मोमेंटम जीरो के इक्वल आएगा। तो दो पार्टिकल अगर कंबाइन होने से इनिशियल मोमेंटम जीरो आया तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो आना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम तभी जीरो आएगा जब एक की जगह दो फोटॉन प्रोड्यूस होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और जब दोनों फोटॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका भी जो फाइनल मोमेंटम होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब यहां पर भी एनर्जी, चार्ज और मोमेंटम ये हमारे पास क्या रहते हैं? ये ओवरऑल कंजर्व रहते हैं। तो जो आपके पास ऊपर रिजल्ट यूज होते हैं वो रिजल्ट यहां पर यूज होते हैं। तो इवन यहां इक्वेशन को भी जब लिखा जाता है तो उस इक्वेशन के रिवर्स लिखा जाता है कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ। टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है। तो ये हमारा टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का कंप्लीट हो गया। अब ओवरऑल अगर देखा जाए इस यूनिट को तो यूनिट कंप्लीट हमारा यहां हो जाता। ठीक है कि हमारे पास जो यूनिट में उन्होंने पॉइंट मेंशन किए हैं वो पार्टिकल नेचर के हवाले से किए हैं, वो कवर हो जाते हैं। लेकिन हम एहतियातन यहां डी ब्रॉगले को डिस्कस भी करेंगे कि डी ब्रॉगले क्या है। और डी ब्रॉगले बेसिकली वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को, जो डुअल नेचर है, उसे एक्सप्लेन कर रहा होता। ये वाला पॉइंट क्या होता है बच्चे? एग्जैक्टली बोले कौन सा पॉइंट? जो पॉइंट है उसको स्पेसिफाई करें, फिर मुझे पता चलेगा कि आप कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं। एच एफ वाला पॉइंट कौन सा? एच एफ वाला पॉइंट कौन सा कह रहे हैं? इक्वेशन कह रहे हैं, कौन सा कह रहे हैं? हैवी न्यूक्लियस डीएक्सेलेट करने के लिए यूज होता है। अशर, म्यूट करके लेक्चर सुनते हो? मैंने ये 2-3 दफा ये पॉइंट रिपीट किया था क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को कंफ्यूज करता है। मैं 2-3 दफा ये पॉइंट रिपीट किया था कि डी एक्सेलेट करने के लिए, फोटॉन को रोकने के लिए, ताकि वो अपनी नेचर को चेंज करे, उसके लिए हैवी न्यूक्लियस को यूज किया जाता है। हैवी न्यूक्लियस किसी भी तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब
नहीं करते। अच्छा बच्चे, 2-3 मिनट की ब्रेक, उस ब्रेक के बाद फिर हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन आपने पूछे थे वो दोबारा सुन लें। एक बच्चे ने पूछा ये जो एच एफ वाली इक्वेशन है ये कैसे आई। सिंपल बच्चे, आपके पास जो दो फोटोन है उनकी एनर्जी एच एफ प्लस एच एफ, वो मैंने राइट साइड पे लिख दी, वो 2 HF आ गई। इन दोनों के रेस्ट मैस एनर्जी एम नॉट सी स्केयर एम नॉट सी स्केयर लेफ्ट साइड पे लिख दिया। तो एम नॉट सी स्केयर एम नॉट सी स्केयर यहाँ भी 2 आएगा, एच एफ प्लस एच एफ यहाँ भी 2 आएगा, और ये 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से कैंसिल होगा तो आप क्या लिखोगे, एम नॉट सी स्केयर इज इक्वल टू एच एफ। ये सिंपल सी इक्वेशन है। हौसला रखा करें बच्चे, मैं समझा तो रहा हूं ना, वही तो समझाया आपका पॉइंट। हौसले से बड़े काम आसान हो जाते हैं अगर बंदे को हौसला हो, सब्र हो तो। फिर इसके बाद एक बच्चे ने पूछा जीरो एंगल का एक बार रिवाइज कर दें। जीरो एंगल का एक बार क्या रिवाइज करो, जीरो एंगल पे कॉम्पटन्स इफेक्ट शायद आप कहना चाह रहे हो। तो बच्चे कॉस जीरो क्या होता है, 1। कॉस जीरो की वैल्यू अगर 1 होगी
तो इस फार्मूला के अंदर cos थीटा की जगह 1 पुट करो तो 1 - 1 0, जब 0 पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री के ऊपर कॉम्पटन शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि कॉम्पटन शिफ्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल एक्स रेज स्ट्रेट पास कर जाएंगे। तो आप 0 डिग्री पर यह बात लिख सकते हो कि वहां पर किसी भी तरह का कॉम्पटन शिफ्ट प्रेजेंट नहीं है, नो कॉम्पटन शिफ्ट। क्योंकि जब तक किसी एंगल के ऊपर स्कैटर ही नहीं करेगा, कॉम्पटन शिफ्ट कैसे होगा। इसके अलावा क्या बच्चे ने कहा था, कॉम्पटन इफेक्ट के एंड पे जो एनर्जी की एक्सप्रेशन लिखी है, एनर्जी की एक्सप्रेशन लिखी है, क्या हुआ बच्चे उस एनर्जी की एक्सप्रेशन को, उसमें एच नहीं आएगा, बल्कि नहीं आएगा बच्चे। खुद देखो कि जब आपने एफ की जगह ई बाय एच को रिप्लेस किया, जब एफ की जगह इस इक्वेशन में ई बाय एच को रिप्लेस करोगे, तो हमने उस इक्वेशन को ओवरऑल क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है एच से। जब ओवरऑल इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे, वो सारे एच कैंसिल हो जाएंगे। और कुरान टीचर आप अपने रियल नेम से आए, अदरवाइज आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। एनिलेशन ऑफ मैटर के अंदर डिपेंड करेगा कौन है, पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल कौन है, हमें तो पता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। वो तो एक जनरल इक्वेशन लिखी, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसकी है वो डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा जो टॉपिक है ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में। अब क्वेश्चन जब आपसे कहा जाएगा पूछने को, अगर कोई हुआ तो फिर पूछिएगा। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, डुअल नेचर, इसको समझें कि हमारे पास इसका मतलब क्या है। याद रखिएगा, जब भी कोई चीज प्रोपगेट कर रही होती है, जब भी कोई चीज प्रोपगेट करने का मतलब है कि हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसकी नेचर जो होती है वो पार्टिकल नेचर होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि जब भी कोई चीज क्या कर रही होगी, प्रोपगेट कर रही होगी, चाहे वो पार्टिकल है चाहे वो वेव है, जब भी उसकी प्रोपगेशन हो रही है वो एनर्जी को एक पॉइंट से कैरी करके दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहा है। तो प्रोपगेशन के वक्त उसकी जो नेचर होती है वो हमारे पास वेव नेचर होती है। और जब जाके वो पार्टिकल या वेव किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जब भी वो पार्टिकल या वेव जाकर किसी मैटर के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, कि सामने फर्ज करो एक मैटर है और मैटर पे जाकर वो पार्टिकल या वेव जाकर इंस्टेंट हुई, तो उस मैटर के साथ जब इंटरेक्शन होगी तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। और जब वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा तो इस टाइम पे उसकी जो नेचर होती है वो आपके पास पार्टिकल नेचर होती है। तो दो चीजें को याद रखिएगा ये डुअल नेचर के बारे में, कि जब भी किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन हो, एनर्जी का ट्रांसफर हो, तो तब हमारे पास जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। और जब कोई चीज प्रोपगेट हो रही हो, एनर्जी को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रही हो, तो तब वो नेचर क्या होती है, वो वेव नेचर होती है। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को डिफ्रेंशिएट करने का। कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक्सरे की प्रोडक्शन के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है और ट्रेवल करता हुआ जा रहा है किसकी तरफ, टंगस्टन टारगेट की तरफ, तो इस टाइम पे वो प्रोपगेट कर रहा है। तो अगर वो प्रोपगेट कर रहा है तो यहां पर उसकी जो नेचर है वो उसकी वेव नेचर है। और जब जाके वो इलेक्ट्रॉन सामने उस टंगस्टन टारगेट के साथ करेगा इंटरेक्ट, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को जो उसने कैरी किया हुआ है उस टंगस्टन टारगेट में ट्रांसफर करेगा। और जब वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा तभी वहां से हमारे पास एक्सरे फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन विद मैटर है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास पार्टिकल नेचर कहलाती है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में हम दो चीजों को यहां पर डिस्कस करने लगे हैं कि वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो वेव नेचर के हवाले से हैं और वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल नेचर के हवाले से। अब जब वेव नेचर की बात करेंगे तो वेव नेचर किसकी, अगली बात माइंड में ये आती है
तो वो वेव नेचर की बात जब हम करेंगे तो हम कहेंगे कि वेव की वेव नेचर, कि वो कौन सा फिनोमिना है जो वेव की वेव नेचर को शो करता है, और वो कौन सा फिनोमिना है जो हमारे पास पार्टिकल की वेव नेचर को शो करता है। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि वो कौन सा फिनोमिना जो वेव की वेव नेचर शो करेगा, वो कौन सा फिनोमिना जो पार्टिकल की वेव नेचर शो करेगा। और सिमिलरली जब डुअल नेचर के अंदर हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो यहां पर भी दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास अराइज होते हैं। अब वो दो तरह के क्वेश्चन क्या हैं, वो ये हैं कि वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को शो करते हैं, और वो कौन से फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल को शो करते हैं। आपको इनके आंसर पता होने चाहिए, आपकी बुक में भी मेंशन है, और जब भी इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आए तो आप इसका आंसर दे सको। तो रिवाइज कर लेते हैं। ये जितने भी फिनोमिनाज हैं रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के, डायफ्रैक्शन के, इंटरफेरेंस के, ये तमाम फिनोमिनाज आपकी वेव की वेव नेचर के हवाले से, चाहे वो रिफ्लेक्शन है, चाहे आपके पास वो रिफ्रैक्शन है, और चाहे वो आपके पास इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमिनाज वेव की वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वो कौन सा फिनोमिना जो पार्टिकल की वेव नेचर को शो करेगा, जो अभी हमने पढ़ना है, उसमें हमारे पास डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस आ जाएगा। डी ब्रॉगले के अलावा जो एक्सपेरिमेंट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये तमाम वो फिनोमिनाज हैं जो हमारे पास पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो ब्रैग्स लॉ है, एक्सरे डायफ्रैक्शन, वो भी हमारे पास पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। वो कौन सा फिनोमिना जो वेव की पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं, जो रिसेंटली अपने पढ़े पार्टिकल नेचर के हवाले से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन्स इफेक्ट, इसमें हम वेव की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर हम एनर्जी के ट्रांसफर की बात करते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। और वो कौन सा फिनोमिना जो हमारे पास एक्सप्लेन करेगा पार्टिकल की पार्टिकल नेचर को, ये भी आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज जे थॉमसन इफेक्ट टू फाइंड चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास पार्टिकल की पार्टिकल नेचर को, जहां पार्टिकल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट करता है, अपने पाथ को चेंज करता है, ये पार्टिकल की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एमसीक्यूज के लिए कि फिनोमिनाज जो हम लोग पढ़ते हैं, ये कौन से फिनोमिनाज किस नेचर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब यहां पर जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगले के अकॉर्डिंग हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम होता है उसकी वेवलेंथ भी होती है। डी ब्रॉगले का हाइपोथेसिस क्या था, आइडिया क्या था कि हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम होगा उसकी वेवलेंथ भी होगी। तो ये हमारे पास किस नेचर को एक्सप्लेन करता है, ये हमारे पास वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को एक्सप्लेन करता है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को ये एक्सप्लेन करता है कि पार्टिकल जिसका मोमेंटम है उसकी वेवलेंथ भी होती है। अब ये बात हमें पता है कि हमारे पास हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम है उसकी वेवलेंथ है, ये डी ब्रॉगले की स्टेटमेंट है। मैं यहां पर स्टेटमेंट की जगह इसके जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं उनको मैं लिखूंगा, और आपने कोशिश करना है कि उनको याद रखें, कौन सा रिलेशन कैसे आया आपको आइडिया होना चाहिए। जो सबसे जनरल रिलेशन इसका बनाया जाता है वो ये है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय पी। पी यहां पर हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। इस लीनियर मोमेंटम को रिप्लेस करें तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एच ओवर मैस टाइम वेलोसिटी। यहां से हमें कंडीशन पता चलती है। वो कंडीशन क्या है कि अगर एक पार्टिकल का मैस कम होगा और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो तभी उसकी जो डी ब्रॉगले वेवलेंथ है वो प्रोमिनेंट होगी। प्रोमिनेंट होने का मतलब है कि वो किसी डिटेक्टेबल रीजन में लाया करेगा। जैसे अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूं और कोशिश करें या आप लोग सॉल्व करें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मैस आपको पता है कितना होता है, वो मैं मेंशन नहीं कर रहा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, तो कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगले वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी।
जल्दी से 1 मिनट आपके पास है, कैलकुलेट करें कि हमारे पास रिजल्ट क्या है। और दूसरी चीज जो आपने यहां पर कैलकुलेट करनी है वो ये कि अगर इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में एक बॉडी है जिसका मैस 1 ग्राम है और वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से, विद स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आएगी। इन दोनों को सॉल्व करें और बताएं रिजल्ट क्या आता है। देखिए फर्स्ट वन को जब आप सॉल्व करते हो, लेमडा इज इक्वल टू H/mv, तो H आपके पास 6.63, 10⁻⁻34। इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1, 10⁻⁻31, और स्पीड मैंने आपको बता दी 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आपने 6.6 को और 9 को सॉल्व करना है। आप दोनों को 3 से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं 3 से सॉल्व करता हूं, 3 × 3, और ये आपके पास आ जाएगा 2.2। तो ऊपर अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया, नीचे 3 आ गया, तो आपने 2 को या 2.2 को 3 से सॉल्व करना। अब 2.2 को 3 से सॉल्व आप कर सकते हो। अब 2.2 को 2.1 ले लो। जब 2.2 को 2.1 कंसीडर करोगे तो 3 × 7 आपके पास क्या होता है, 21। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 आपके पास आ जाए। अब इसके अलावा क्या है, सिर्फ पावर। तो पावर को सॉल्व करें, -31 + 7, ये आपके पास -24 होगा, और ये -24 ऊपर जाकर +24 हो जाएगा। तो -34 + 24 आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0.7 10⁻⁻10 मीटर, यानी कितनी वैल्यू आई, 0.7 एंगस्ट्रॉम। और यह वेवलेंथ एक्सरे की वेवलेंथ से मैच करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ एक्सरे की वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल है। लेकिन जो नीचे दूसरा क्वेश्चन है, जहां बॉडी का मैस 1 ग्राम और स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर मैं वहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करता हूं, तो यह आपके पास 6.63 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मैस 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब होगा 10⁻³ किलोग्राम, और 1 किलोमीटर मीन्स 10⁻3। तो ये -3 +3 से कैंसिल हो गया। आपका आंसर आया 6.63 10⁻34। अब 10⁻34 मीटर, ये हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर रेडिएशन की वेवलेंथ नहीं है। मतलब ज्यादा कम अगर वेवलेंथ होती भी है तो 10⁻14 मीटर तक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी कम है कि ये आपकी डिटेक्ट नहीं होगी और ये 0 के इक्वल है। इसका मतलब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ये प्रोमिनेंट सिर्फ उन बॉडीज के लिए होती है जिनके मैसेज कम होते हैं, बहुत कम, जैसे इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, तब जाकर डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी डिटेक्टेबल रीजन में लाई कर रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आपसे एक क्वेश्चन कि हमारे पास अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, तो ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन होगा? और दूसरी बात ये बताएं कि हमारे पास वो जो ग्राफ है उसकी स्लोप किसके इक्वल आएगी? कुरोतुलैन, आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कब पूछना है और कब नहीं पूछना, और जो टॉपिक है उसके अलावा क्वेश्चन आप नहीं पूछते। यहां पर आपका जो दिल कर रहा है आप लिखते जा रहे हो, बस टॉपिक हम कुछ और पढ़ रहे हैं और आप न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो, जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है।
मतलब सिलेबस खत्म होने वाला है और आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला कि हम क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। तो क्लास के तरीके के मुताबिक हमने अटेंड करना है, ना कि हम किसी चैट रूम के अंदर आकर चैटिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर कि जो दिल किया जब चाह लिख दिया। वेवलेंथ और मोमेंटम का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेवलेंथ और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनवर्स है। तो ग्राफ जो आपके पास होगा वो कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट ग्राफ इनवर्स का तब होता है जब आपकी स्लोप कांस्टेंट होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि इनवर्स रिलेशन के अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन सिर्फ तब होता है जब आपकी स्लोप कांस्टेंट होती है। अब आपने यहां पर वेरीफाई करना है कि क्या यहां स्लोप किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो देखो स्लोप किसके इक्वल आएगी, स्लोप है tan थीटा, और tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या लेमडा ओवर पी किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो आंसर होगा नो। h ओवर p हमारे पास जो है वो लेमडा के इक्वल है, लेमडा ओवर p h के इक्वल नहीं आता। अब लेमडा ओवर p किसके इक्वल आता है, आसान सा तरीका, लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, लेमडा h ओवर p के इक्वल है, ओवर p, तो p इंटू p स्क्वायर। तो क्या ये h ओवर p स्क्वायर कांस्टेंट है, नो। अगर h ओवर p स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ग्राफ कर्व होगा। तो याद रखिएगा कि हमारे पास लेमडा और p का जो ग्राफ है, इस ग्राफ की स्लोप किसी कांस्टेंट के इक्वल नहीं आती। बिल्कुल जिस बच्चे ने बात की एरिया हमारे पास इसका कांस्टेंट के इक्वल आता है, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आप यहां पर एरिया कैलकुलेट करोगे, एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया के लिए आपके पास वो प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो एरिया आपके पास जो होता है वो आपके पास लेमडा पी को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर लेमडा पी को रिप्रेजेंट करेगा तो वो आपके पास कांस्टेंट फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक और ग्राफ यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए लेमडा पी का और यहां पर लेमडा आ जाए या मोमेंटम आ जाए, तो अब ग्राफ की शेप क्या होगी कि अगर लेमडा पी अलोंग वाई एक्सिस है और अलोंग एक्स एक्सिस लेमडा ये पी है, तो फिर ये ग्राफ कैसा होगा। तो इसका आंसर होगा ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द वेवलेंथ या मोमेंटम एक्सिस। क्यों, क्योंकि लेमडा और पी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, और लेमडा पी का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, वो एच के इक्वल है। तो अगर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अब फार्मूलाज की तरफ आते हैं कि हमारे पास डी ब्रॉगले के फार्मूलाज और क्या क्या हैं। देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ लिया लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी, एक हमने पढ़ लिया लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। नेक्स्ट फार्मूला इसका इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। आप लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हो मोशन एंड फोर्स के अंदर कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 2 टाइम मैस इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपने यहां मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज हो रहा होता है। इसके अलावा जो पार्टिकल है उसको एक्सेलेट करवाया एक्सेलेटिंग पोटेंशियल से, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर सकते हो पोटेंशियल इनटू चार्ज से। तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा एच डिवाइड बाय अंडर रूट 2 टाइम मैस पोटेंशियल इनटू चार्ज। मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दिया। कैसे कि फर्स्ट करो आप जिस जगह पर पार्टिकल को एक्सेलेट करवा रहे हो वहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है, और इलेक्ट्रॉन गन की मदद से वो पार्टिकल एक्सेलेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी अटेन कर रहा है वो कहां से कर रहा है, वो आपके पास इस पोटेंशियल एनर्जी से कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप वी को रिप्लेस भी करते हो। फिर इवन इसका एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी होता है, फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी होता है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन जाके सामने किसी टारगेट को हिट करेगा तो जो उस इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी को गेन किया, उस काइनेटिक एनर्जी ने उस टारगेट के टेम्परेचर को चेंज करना। तो अगर उस काइनेटिक एनर्जी ने जाकर उस टारगेट के टेम्परेचर को चेंज करना है
तो इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। तो हम थर्मोडायनेमिक्स से इसका फार्मूला यहां पर लिखते हैं, जहां पर हम इस काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और वो फार्मूला क्या आता है, अंडर रूट 3kT/m। इस फार्मूला के अंदर आपका जो k है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो R/NA की रेशो होती है। इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको न्यूमेरिकल के लिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23 और यूनिट होता है इसका जूल पर केल्विन। T आपके पास क्या है, T आपके पास टेम्परेचर है, और M आपके पास क्या है, मैस। और जिसको डाउट हो ये फार्मूला कहां से आया, उसके लिए मैं ये फार्मूला लिख रहा हूं, खुद आप चेक कर लीजिएगा कि टेम्परेचर का फार्मूला होता है 2/3 टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, 3 टाइम्स KT/2। तो आप यहां पर जो ऊपर फार्मूला काइनेटिक का वहां रिप्लेस करोगे, 2 कैंसिल होगा तो 3kT/m आपका रिलेशन आ जाएगा। तो ये तमाम फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स पता होने चाहिए, रिलेशंस पता होने चाहिए कि जैसे पहले में लैम्डा और पी का रिलेशन, लैम्डा और वेलोसिटी का रिलेशन, तो यहाँ लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, लैम्डा और पोटेंशियल का रिलेशन, तो यहाँ लैम्डा और टेम्परेचर का रिलेशन। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है। यहाँ मैस कांस्टेंट है, वेलोसिटी के साथ रिलेशन आएगा। यहाँ मैस कांस्टेंट है, काइनेटिक के साथ रिलेशन आएगा। यहां पर भी मैस और चार्ज कांस्टेंट है, वोल्टेज के साथ रिलेशन आएगा। यहां के और एम कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ रिलेशन आएगा। और ओवरऑल अगर आप इन तमाम रिलेशंस को देखो तो आखिरी तीनों फार्मूलाज के अंदर हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। तो अगर आपको एग्जामिनर यहां पर ग्राफ देता है, क्या आपने ग्राफ ड्रॉ करना है वेवलेंथ का और काइनेटिक एनर्जी का, या वेवलेंथ का और पोटेंशियल का, या वेवलेंथ का और टेम्परेचर का, तो ग्राफ की शेप क्या बनेगी, क्या आंसर दोगे इसका? कर्व होगी। कैसा कर्व? कर्व की शेप क्या बनाओगे? क्या डिक्रीजिंग स्लोप बनाओगे, इंक्रीजिंग स्लोप बनाओगे? क्या डिक्रीजिंग स्लोप बनाओगे या इंक्रीजिंग स्लोप बनाओगे? बिल्कुल, आपका जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग स्लोप का होगा, लाइक दिस। ऐसे ग्राफ बनेंगे। और तीनों ग्राफ एक जैसे क्यों है? क्योंकि तीनों ग्राफ के अंदर हमें पता है कि हमारा जो रिलेशन है वो इनवर्स है और अंडर रूट के साथ है। चाहे हम काइनेटिक एनर्जी के साथ देखें तो वो भी इनवर्स है, अंडर रूट के साथ है। वोल्टेज के साथ देखें तो वो भी इनवर्स है और अंडर रूट के साथ है। और अगर हम इवन टेम्परेचर के साथ देखें तो वो भी इनवर्स है और अंडर रूट के साथ है। ऊपर वाली शेप से ज्यादा ग्राफ कर्व होगा क्योंकि ऊपर वाली शेप के अंदर पावर 1 के साथ रिलेशन है और यहां पर आपका अंडर रूट के साथ रिलेशन है। दोनों ग्राफ की शेप एक जैसी नहीं होगी। यहां पर जो स्लोप होगी वो ज्यादा होगी और ऊपर हमारे पास स्लोप कम होगी। अब कुछ कंडीशंस के साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन मेरे पास, मैं और यहां पार्टिकल की बात कर लेता हूं जिनके लिए मैं कंडीशन को डिस्कस करने लगा हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इन तीनों के मुताबिक अब कुछ कंडीशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इनके बारे में यह कहा जाए कि इन तीनों की स्पीड सेम है, अगर इन तीनों की स्पीड सेम है तो बताएं कि किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। दूसरा क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो
तब। और तीसरा क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल इन तीनों का जो एक्सेलेटिंग पोटेंशियल है वो इक्वल हो, तो तब किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगी और किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। तो देखो, आपको तीनों के फार्मूलाज पता है कि जब आप वेलोसिटी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हो तो लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी यूज होगा। अगर वेलोसिटी सेम है तो मैस के साथ आपका रिलेशन क्या है, वो इनवर्स है। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आपको पता है फार्मूला कौन सा यूज होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2 टाइम मैस इनटू काइनेटिक एनर्जी। आपके पास काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ का मैस के साथ रिलेशन इनवर्स तो है, लेकिन ऊपर अंडर रूट भी है। और तीसरा जो हमारे पास रिलेशन होगा वोल्टेज की फॉर्म में, लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट ऑफ 2 टाइम मैस पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल अगर सेम है तो तब भी वेवलेंथ का मैस के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स है। लेकिन ऊपर बचे क्या है, ऊपर हमारे पास अंडर रूट भी है। तो तीनों का आंसर एक जैसा आएगा। और वो आंसर क्या आएगा, पहले क्वेश्चन में आप कहोगे, दूसरे में, तीसरे में भी, कि हमारे पास जो मैस है वो अल्फा का सबसे ज्यादा है। अल्फा का मैस प्रोटॉन से ज्यादा और प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। मैस के साथ रिलेशन इनवर्स, तो जो वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी प्रोटॉन से और प्रोटॉन की ज्यादा होगी अल्फा से। इवन दूसरे केस में भी आपको ये कहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तीनों के अंदर हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो इनवर्स है। तो अगर रिलेशनशिप इनवर्स है तो तीनों का कंडीशन और तीनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो यहां पर भी ये आंसर आपके पास आएगा, चाहे आपके पास काइनेटिक सेम है और इवन अगर आपके पास वोल्टेज सेम है तो तब भी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये होते हैं जो आपके बड़े सिंपल से हैं, जो आपको अगर रिलेशन पता हो तो आप इजीली उनका आंसर दे सकते हैं। दूसरी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो रेशो के होते हैं, कि अगर आपको तीनों क्वेश्चन में ये कहा जाए कि रेशो फाइंड करें वेवलेंथ की, रेशो फाइंड करें वेवलेंथ की। पहले में वेलोसिटी सेम है तो अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन रेशो फाइंड करें, दूसरे में आपका काइनेटिक सेम है तब रेशो फाइंड करें, और तीसरे में आपके पास वोल्टेज सेम है तो रेशो फाइंड करें। आपका आंसर क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो था वो तो ये था कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं तीनों के लिए वो क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने फाइंड करनी है वेवलेंथ की रेशो अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन। पहले में अगर वेलोसिटी सेम हो तो आंसर क्या आएगा, दूसरे में आपके पास काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो आंसर क्या आएगा, और तीसरे केस में आपके पास अगर पोटेंशियल सेम हो तो आंसर क्या आएगा। जल्दी से इन तीन क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा। पहले वाले केस में आपका लेमडा और वी का रिलेशन इनवर्स है, वहां पर जब आप इनकी रेशो को बनाओगे तो क्या बनेगा, लेमडा अल्फा ओवर लेमडा पी इज इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन ओवर मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल। दूसरे केस में इनवर्स है लेकिन अंडर रूट के साथ, वहां पर अल्फा ओवर पी या के पास आएगा अंडर रूट ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन टू मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल। और तीसरे क्वेश्चन के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, अब आपका मैस भी इन्वॉल्व होगा और आपका चार्ज भी इन्वॉल्व होगा। तो अब आपके पास जो रेशो बनेगी उसमें अकेला मैस नहीं आएगा, मैस ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मैस ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ अल्फा है। तो अब सॉल्व मैं करने लगा, अपने आंसर्स को कंपेयर कर लीजिएगा कि क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। फार्मूला आपको मैंने बता दिया, फार्मूला क्या होगा, अल्फा का मैस प्रोटॉन के मैस से 4 टाइम ज्यादा होता है
यहां 4m आएगा और यहां पर m आएगा। तो सॉल्व करेंगे, m से कैंसिल, तो पहले का आंसर 1:4 आएगा। दूसरे केस में भी मैस की रेशो यही है कि अल्फा का मैस प्रोटॉन के मैस से 4 टाइम ग्रेटर है, तो m से कैंसिल होगा, इसका आंसर 1:2 आएगा, 1:2। और अगर आप वोल्टेज सेम की बात करते हो तो वहां चार्ज भी इन्वॉल्व है, तो अल्फा का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से डबल है, तो यहां पर आपको दो वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। मैस पुट करना पड़ेगा अल्फा का 4 टाइम्स और चार्ज पुट करना पड़ेगा प्रोटॉन से डबल। तो यहां m कैंसिल होगा, e कैंसिल होगा, 4 का √2, तो आपका आंसर आएगा 1/2 √2। तो ये इसका आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल के अलावा रेशो बेस। तो ये क्वेश्चन तभी आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये तमाम जो फार्मूलाज हैं उनका आइडिया हो। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा के अलावा न्यूट्रॉन भी आ जाए, अगर हमारे पास इनके अलावा न्यूट्रॉन भी आ जाए, तो फिर मैस किसका ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है या प्रोटॉन का ज्यादा होता है? बिल्कुल न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कभी अगर आपके पास न्यूट्रॉन भी इन्वॉल्व हो गया तो आखिरी क्वेश्चन में तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है तो वहां तो वेवलेंथ ही आपके पास क्या आ जाएगी, वो इन्फिनिटी आ जाएगी। अदरवाइज आपको मैथ्स का कंपैरिजन पता होना चाहिए कि अल्फा का मैथ ज्यादा, अल्फा के बाद न्यूट्रॉन आएगा, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन आएगा और प्रोटॉन के बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन। अगर रफली बात करें तो रफली हम कहते हैं कि अगर अल्फा का मैस प्रोटॉन से 4 टाइम्स है तो अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन से भी 4 टाइम्स ही होता है, और प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। एक बुक की साइड इंफॉर्मेशन है, उसको मैं आपसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता हूं, सिर्फ देखने के लिए कि आप लोगों को याद है या नहीं याद। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करते हैं और इस इलेक्ट्रॉन बीम को हम पास करवाते हैं एक डबल स्लिट प्लेट में से, और उन स्लिट्स के दरमियान स्पेसिंग बहुत माइन्यूट है, माइन्यूट इतनी कि एंगस्ट्रॉम के अंदर आप कह सकते हो। तो अगर आपके पास पास करवाया आपने इलेक्ट्रॉन बीम को किसमें से, इस डबल स्लिट प्लेट में से, और कंडीशन यह है कि डबल स्लिट प्लेट्स में उन स्लिट्स के दरमियान स्पेसिंग वो आपके पास नैनोमीटर्स में या एंगस्ट्रॉम में है, तो मुझे बताएं सामने स्क्रीन के ऊपर क्या इन स्लिट्स का शेडो प्रोड्यूस होगा या फिर आपके पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाएं इन डबल स्लिट प्लेट में से, तो सामने स्क्रीन के ऊपर क्या इन स्लिट्स का शेडो प्रोड्यूस होगा या फिर आपके पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे? क्या आंसर होगा? बिल्कुल करेक्ट, हमारे पास यहां पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर पार्टिकल नेचर नहीं होगी, बल्कि वो एक वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम जब फ्रिंजेस को प्रोड्यूस करेगा तो ये उसकी वेव नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो शेडो क्रिएट करता तो फिर वो उसकी पार्टिकल नेचर में आ रहा होता, एनर्जी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई और शेडो क्रिएट आपके पास हो जाए। लास्ट पॉइंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी ओवरऑल सेटिंग का मैं बताऊंगा और जो वैल्यूज आपको याद रखनी है वो। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक्सपेरिमेंटली डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस को प्रूव करता, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो रिजल्ट्स को यूज किया था वेरीफाई करने के लिए, एक डी ब्रॉगले का और एक ब्रैग्स लॉ का। ब्रैग्स लॉ जिसको
एक्सरे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल कहा जाता है। क्या था एक्सपेरिमेंट? आपके पास इलेक्ट्रॉन गन थी, इलेक्ट्रॉन गन में आपने पोटेंशियल यूज किया, फिलामेंट जो क्या करेगा, कैथोड को हीट करेगा, और कैथोड जब हीट होगा तो कैथोड इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन गन। अब यहां पर जो वैल्यू याद रखने वाली वो ये कि कितना पोटेंशियल यूज हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो पोटेंशियल यूज हुआ वो 54 वोल्ट है। कैथोड हीट होगा, फिलामेंट कैथोड को हीट करेगा, और यहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होगी। ये इलेक्ट्रॉन बीम हाई स्पीड से मूव करेगी किसकी तरफ? अब दूसरी चीज यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास निकल क्रिस्टल यूज होता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई वी यूज निकल क्रिस्टल। तो उसकी वजह यह कि हमारे पास डायफ्रैक्शन की कंडीशन है कि डायफ्रैक्शन तब होती है जब हमारी वेवलेंथ कंपेरेबल हो स्लिट के साइज से। तो यहां जब इलेक्ट्रॉन प्रोपगेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होगी। और जो हम निकल क्रिस्टल को यूज करते हैं, उन क्रिस्टल्स के अंदर जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, जो निकल क्रिस्टल में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, वो आपके पास इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो ये वजह है कि हम इलेक्ट्रॉन बीम के लिए यूज करते हैं क्रिस्टल्स को। और ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कितनी है, ये वैल्यू में पता होनी चाहिए। ये 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब यहां स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से स्कैटर करेगा। इलेक्ट्रॉन के स्कैटर करने का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट करेगा, और जिस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा डायफ्रैक्ट करेगा हम उसको मेजर करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ अ डिटेक्टर। तो यहां पर हमारे पास एक डिटेक्टर इंस्टॉल होगा, जो डिटेक्टर यहां पर इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा और साथ ये बताएगा कि किस एंगल के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन हुई। अब जिस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन हुई वो हमारे पास 65 डिग्री भी लिखा जाता है बुक्स में, और उसके अलावा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो 115 डिग्री भी लिखा जाता है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? जिस एंगल के ऊपर ये डायफ्रैक्शन होती है, इस एंगल को कहा जाता है कि दैट इज ग्लांसिंग एंगल। इसको डायफ्रैक्शन एंगल भी कहते हैं, इसको ग्लांसिंग एंगल भी कहते हैं, इसके अलावा इसको ब्रैग्स एंगल भी कहते हैं। ग्लांसिंग एंगल भी, ब्रैग्स एंगल भी, और इसके अलावा इसको डायफ्रैक्शन एंगल भी कहा जाता है। अब जब डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट किया तो जो ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन डिटेक्ट होता है यहां पर, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन की वैल्यू यहां पर क्या है, ये 1। तो ये वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को यूज करके उसने रिजल्ट्स को फाइंड किया, डेविसन और जर्मर ने। अब रिजल्ट्स फाइंड किए दो तरह से, एक डी ब्रॉगली से, कि अगर डी ब्रॉगली से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करें तो उसका क्या रिजल्ट आता है, और फिर उसको वेरीफाई उसने किया एक्सरे डायफ्रैक्शन के फार्मूला से, जिसको एक्सरे डायफ्रैक्शन के अलावा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है और ब्रैग्स लॉ कहा जाता है। अब दोनों के फार्मूलाज क्या है? डी ब्रॉगली का फार्मूला जहां पर यूज होगा वो वोल्टेज वाला, और हमें वोल्टेज की वैल्यू पता है, बाकी तमाम जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है। और ब्रैग्स लॉ का फार्मूला होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, इसको ब्रैग्स फार्मूला भी कहते हैं। और यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी 2d साइन थीटा ओवर n। अब यहां पर आपको इंटर एटॉमिक स्पेसिंग d, आपको एंगल, आपको ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन की वैल्यू पता। जब दोनों से रिजल्ट फाइंड हुए तो दोनों के रिजल्ट एक जैसे आए। ये भी रिजल्ट 1.6 10⁻⁻10 मीटर आया, और यहां से भी रिजल्ट 1.6 10⁻⁻10 मीटर आया, जहां से वेरीफाई हुआ कि जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है। तो ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। लास्ट एप्लीकेशन क्या है वेव पार्टिकल डुअलिटी की? तो हमारी बुक में
जो वेव पार्टिकल डुअलिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिखी गई है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होती है और इसकी ओवरऑल मैग्निफिकेशन भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर कंपेयर किया जाए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या चीजें डिफरेंट यूज करते हैं, एक तो ये कि हम वहां पर विजिबल लाइट को यूज करते हैं और यहां विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन बीम ऐसी यूज करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? ताकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम हो, क्योंकि जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट ज्यादा करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट ज्यादा करेगा उतनी हमारी इमेज की रिजॉल्विंग पावर, इमेज की क्वालिटी ज्यादा होगी। दूसरा डिफरेंस ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि हम आम माइक्रोस्कोप में लेंस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस, और यहां पर उन लेंस की जगह मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती हैं। और इन मैग्नेटिक फील्ड्स बेसिकली कॉइल्स होती हैं, इनको नाम दिया जाता है, वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस था तो यहां पर ऑब्जेक्टिव कॉइल यूज होती है। वहां पर आई पीस था जो इमेज को मजीद मैग्नीफाई करता था, और यहां पर उसकी जगह जो कॉइल यूज होती है वो प्रोजेक्टर कॉइल यूज होती है। इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है और लेंसेज की जगह मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती है। अब जो चीजें याद रखने वाली हैं इसके अलावा वो क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर होती है कि अगर दो पॉइंट्स बहुत क्लोज हों तो आपका जब इमेज प्रोड्यूस हो तो वो उन पॉइंट्स को भी डिस्टिंग्विश कर ले। कि मतलब मैं अब स्क्रीन के ऊपर दो डॉट्स लगाता हूं और ये डॉट्स बहुत करीब करीब लगाता हूं, और अगर आपके पास जो माइक्रोस्कोप है, जो लेंस है, वो इन पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर दे, इसका मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर एज कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा होती है। कितनी है? 0.5 नैनोमीटर से लेकर ये 1 नैनोमीटर तक होती है। यानी अगर दो पॉइंट्स के दरमियान स्पेसिंग 0.5 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होगी तो ये उसको डिस्टिंग्विश कर लेगा। दूसरी चीज हमारे पास आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये होती है कि हमारा जो इमेज है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है। कितनी? ये 100,000 टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। और एक आम माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन आपके पास थाउजेंड्स में होती है और रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो माइक्रोमीटर में होती है। थर्ड चीज, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी होती है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं होती। तो ये 3D इमेज को प्रोड्यूस करेगा, और जो माइक्रोस्कोप 3D इमेज प्रोड्यूस करता है इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम दिया जाता है। ये सारे पॉइंट बुक में लिखे हुए हैं और उन्हीं पॉइंट्स को जो इंपॉर्टेंट है मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। और यहां पर एक पॉइंट और है कि यहां पर जो वोल्टेज यूज होता है इस माइक्रोस्कोप में वो 50 किलो वोल्ट होता है। अब खुद सोचें, अकॉर्डिंग टू फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2 टाइम मैस पोटेंशियल इनटू चार्ज। जब इतना ज्यादा पोटेंशियल आप यूज करोगे तो इस पोटेंशियल के यूज करने की वजह से हमारे पास वेवलेंथ कितनी कम होगी, क्योंकि जितनी वेवलेंथ कम होती है उतनी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा होती है और उतना इमेज की क्वालिटी, इमेज की रिजॉल्विंग पावर वो ज्यादा होती है। तो ये रहा बच्चे आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उससे जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक और फार्मूला भी आपको बताता जाऊं, तो ये भी कर लें। जब इतना कुछ बाकी कर लिया तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके फार्मूलाज को भी रिवाइज कर लेते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आएगा तो न्यूमेरिकल बेस या सिंपल फार्मूलाज आपसे पूछे जाते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब आपको पता है
जो शक होता है, डाउट होता है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दो आपके पास है। एक कहलाता है पोजीशन मोमेंटम और एक कहलाता है एनर्जी टाइम। पोजीशन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली हाई एक्यूरेसी से फाइंड नहीं किया जा सकता, और इसी तरह से एनर्जी और टाइम को साइमल्टेनियसली हाई एक्यूरेसी से फाइंड नहीं किया जा सकता। और जब भी आप इन दोनों को इकट्ठा साइमल्टेनियसली फाइंड करने की कोशिश करोगे तो दोनों में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी। और पहला कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होता है ये प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होता है, और इवन आपकी कई बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लैंक कांस्टेंट नहीं एच बार के इक्वल होता है। और एच बार किसके इक्वल है? वो h/2 पाए। अब चाहे बच्चे एच लिखो या एच बार लिखो, जो बेसिक पॉइंट है वो ये कि इन अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट स्मॉल होता है। इन अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो स्मॉल है। और कितना स्मॉल है कि वो प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है या प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई के इक्वल है। और उन दोनों की अगर आप वैल्यू देखो तो वो 10⁻⁻34। यही जो फार्मूला आपके पास, इस फार्मूला को इवन आप वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और तब ये फार्मूला लिखा जाएगा डेल्टा एक्स इंटू मैस इंटू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एच। तो अगर न्यूमेरिकल में आपको वेलोसिटी फाइंड करने को कहा जाए तो फार्मूला आपके पास होगा एच डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इंटू एम। एनर्जी टाइम की बात करें तो वहां पर आप कहते हो कि एनर्जी और टाइम दोनों इकट्ठे फाइंड नहीं हो सकते एक्यूरेसी के साथ, और इनकी अनसर्टेनिटी भी प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है या फिर एच बार की। तो कोई फिक्स नहीं है, कई बुक्स में एच बार लिखा जाता है, कहीं पर एच लिखा जाता है। तो ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है कि आप किसी एक को याद रखो। और इवन इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम के अलावा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इन दोनों की वैल्यूज मैं रिवाइज कर दूं, ये जो प्लैंक कांस्टेंट उसकी वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 यूनिट जूल सेकंड, और जो एच बार है h/2 पाई उसकी वैल्यू आपके पास आती है अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और इन दोनों से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस करते हो। चैप्टर नंबर 20 में टॉपिक है जहां पर इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी है विद इन अ एटम, कि इलेक्ट्रॉन क्या विद इन न्यूक्लियस प्रेजेंट है या आउटसाइड न्यूक्लियस है। तो जो उसके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है कि वो क्या विद इन न्यूक्लियस है या आउटसाइड न्यूक्लियस है, वो आप इस फार्मूला से फाइंड कर रहे होते हो। एक केस में आप जो पोजीशन है उसमें आप एटम का साइज लेते हो और एक में न्यूक्लियस का साइज लेते हो। तो एटम का साइज लेने से आपका जो रिजल्ट आता है वेलोसिटी का वो स्पीड ऑफ लाइट से कम आता है, जो करेक्ट है। और जब वहां पर आप न्यूक्लियस का साइज लेते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कहीं प्रेजेंट है, तो आपका आंसर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आता है, और वहीं से आइडिया लगाते हो कि ये चीज इम्पॉसिबल है। तो ये बच्चे आपके टॉपिक थे मॉडर्न फिजिक्स के। तो कुछ चीजें हमने एक्स्ट्रा भी की, लेकिन एक्स्ट्रा में भी फायदा ही हमें इंशाल्लाह होगा कि अगर उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए तो हम उनको कर सकेंगे। तो यूनिट आपका 9 कंप्लीट है। अब कल हम यूनिट नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड एक लेक्चर होगा, जिसमें हम स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे जो आपका लेक्चर होगा वो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड होगा। तो होपफुली इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 डेज हैं उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इनमें से किसी एक दिन हम डबल क्लास रखेंगे और उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स को कंप्लीट करें। तो अभी कुछ देर में आपकी बायो की क्लास स्टार्ट होगी और फिर इंशाल्लाह इंग्लिश की। बाकी जो डिस्कशंस पेंडिंग है वो आप लोगों को मिल जाएंगी, उसमें परेशान ना हो। अभी तो वैसे भी टाइम हमारे पास है, हम अनसर्टन है कि टेस्ट एग्जैक्टली होना कब है। तो जो जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा इंशाल्लाह कर सकेंगे वो हम कवर करेंगे। और आज का जो सेशन होगा लाइव, उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि जो आपका टेस्ट सेशन होगा और इवन आगे भी जो आपके FLPs होंगे वो किस पैटर्न में होंगे। तो थोड़ा सा आपको चेंज एक नज़र आएगा, वो आपको बताएंगे भी कि किस तरह का होगा। इसमें आपकी टाइम की प्रैक्टिस भी होगी, आप लोगों का लीडर बोर्ड भी डेवलप हो रहा होगा, आपको आइडिया होगा कि कौन ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, कौन कम स्कोर कर रहा है, किस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, किस में कम ले रहे हो। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में रहते हुए आप लोगों की हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बाकी बातें इंशाल्लाह आज के लाइव सेशन में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।